हेलो एंड वेलकम टू टुडेज लाइव लेक्चर। कल कुछ होमवर्क दिया था, कौन कौन कंप्लीट किया? कल का होमवर्क, गुड आफ्टरनून। कल का होमवर्क कौन कौन कंप्लीट कर लिया? पवन बस। और ओके, जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल बी स्टार्टिंग द लाइव लेक्चर सून। ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड यस्टरडे। कल क्या पढ़े थे? तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं, मेरा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन। माय क्वालिफिकेशन इज़ MSc B.Ed एंड आई एम टीचिंग फिजिक्स फॉर द पास्ट 7 years। पिछले 7 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आप जैसे स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे डेली 2:30 को लेक्चर होता है। हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हीट को मेजर करते हैं, दैट इज कैलोरीमेट्री। हीट मेजर करने के मेथड को हम बोलते हैं। उसके बाद चेंज ऑफ स्टेट के बारे में कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद लेटेंट हीट। तो आज ये 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अच्छा एक क्वेश्चन है। अगर हमारे पास दो मटेरियल है, दो मटेरियल मतलब वन इज वुड, ये एक मटेरियल है, इसका मास है 1 kg। और ऐसे ही दूसरा मटेरियल ले लिए है 1 kg ऑफ आयरन। ये ब्लॉक आयरन से बना है, ये ब्लॉक वुड से बना है। कौन से सब्सटेंस को हमको क्या करना है? दोनों का टेम्परेचर चेंज करना है। वी वांट टू चेंज द टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर? बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन। हीट दोनों को सेम अमाउंट में देना पड़ेगा क्या? बोथ मटेरियल रिक्वायर्ड सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और डिफरेंट? सेम। अगर चलो वुड वाले मटेरियल को मैं हीट प्रोवाइड किया कुछ अमाउंट में, और आयरन वाले ब्लॉक को मैं हीट प्रोवाइड किया, हीट सप्लाई किया, किसका टेम्परेचर पहले इंक्रीज होगा या किसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा? आयरन का या वुड का? थोड़ा सोचो। तो ऑफ कोर्स पहले टेम्परेचर, मैं दोनों को कांस्टेंट हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितनी हीट मैं वुड को सप्लाई कर रहा हूँ उतनी हीट आयरन को सप्लाई कर रहा हूँ। बट आयरन का टेम्परेचर जल्दी जल्दी इंक्रीज होने वाला है, वुड का टेम्परेचर स्लो स्लो इंक्रीज होने वाला है। स्लो स्लो इंक्रीज होने वाला है, इसका मतलब क्या है? वुड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और आयरन रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। राइट? यस और नो? ये समझ में आ रहा है? तो अलग अलग मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल required different amount of heat, different amount of heat to change their temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. This is nothing but specific heat capacity. इसको ही क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। एक यूनिट मास ले लिए, यूनिट मास सब्सटेंस है, मतलब 1 kg सब्सटेंस है,
उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन, तो कितनी हीट सप्लाई करना पड़ेगा? दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ रहा है क्या? किसी को कुछ पूछना है? तो सपोज मैं Q अमाउंट ऑफ हीट और डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाइड और रिलीज्ड भी लिखेंगे। चलो, हीट सप्लाई किए हैं या हीट रिलीज किए हैं, कितना अमाउंट? डेल्टा Q अमाउंट। M क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंस। और डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M? अगर मेरे को टेम्परेचर चेंज करना है 1 kg सब्सटेंस का, 5 kg सब्सटेंस का और 10 kg सब्सटेंस का, ये 3 अलग अलग मासेस है, हमको टेम्परेचर चेंज करना है 1 डिग्री या 1 केल्विन, तो तीनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट लगेगा क्या? सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी, सब्सटेंस सी, तीनों को सेम अमाउंट नहीं लगेगा। कौन से सब्सटेंस को लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लगेगा? सी वाले को। क्यों लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो अगर मेरे को मास ज्यादा है तो ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, राइट? टेम्परेचर रेस करने के लिए, टेम्परेचर फॉल करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। दिस डेल्टा क्यू इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब मैं मास सेम रखता हूं, मैं फर्स्ट सब्सटेंस का मास भी 1 kg रखा हूं, सेकंड सब्सटेंस का मास भी 1 kg रखा हूं, और थर्ड सब्सटेंस का मास भी कितना रखा हूं? 1 kg। बट मैं इसको हीट सप्लाई किया तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज हुआ, इसका 5 डिग्री से चेंज हुआ, इसका 10 डिग्री से चेंज हुआ। तो जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी, वो कहां पे ज्यादा है? ए, बी या सी में? सी में। तो अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा चेंज हुआ है तो मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा हीट सी वाले को मैं सप्लाई किया। यस। तो डेल्टा क्यू मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए हैं या एक्सट्रैक्ट किए हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है? टेम्परेचर डिफरेंस के। अगर ज्यादा हीट सप्लाई कर दी तो ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, अगर कम हीट सप्लाई किए तो कम टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। ये समझ में आ रहा है? तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन जब मैं रिमूव करूंगा, इक्वल के साथ कांस्टेंट लगा दूंगा एस, एंड दिस कांस्टेंट एस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये एस को ही मैं क्या बोल रहा हूं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है? एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बता सकते हो क्या एस का फॉर्मूला क्या मिलेगा? डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी मिलेगा। तो एस का डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेल्टा क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड और एब्जॉर्ब और गिवन आउट। गेटिंग इट? ये सब्सटेंस क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। जो हीट एनर्जी सब्सटेंस एब्जॉर्ब किया है वो डेल्टा क्यू। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस।
तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा? मेरे को एस जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको डिफाइन करना रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, क्या लिखा है? इफ डेल्टा टी or sorry delta Q stands for the amount of heat absorbed or given out by a substance of mass m when it undergoes a temperature change delta T, then the specific heat capacity of the substance is given by S is equal to delta Q divided by m delta T। अगर m की वैल्यू यूनिट मास बोल रहे हैं 1 रहेगी और टेम्परेचर डिफरेंस हम बोल रहे हैं 1 डिग्री से चेंज हो रहा है, तो S कैन बी रिटन एज डेल्टा Q। Thus, specific heat capacity is defined as the amount of heat per unit mass absorbed or given out. The amount of heat per unit mass absorbed or given out by the substance to change its temperature by 1 unit, मतलब 1 डिग्री और 1 केल्विन। क्योंकि हम पढ़े हैं डिग्री सेल्सियस की स्केल है या केल्विन की स्केल है, यहाँ पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन तक चेंज होता है। यहाँ पे अगर चेंज हो रहा है 100 डिग्री, तो यहाँ पे भी चेंज होता है 100 केल्विन। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन स्केल पे कितना चेंज हुआ? 1 केल्विन। ये समझ में आ रहा है क्या? अगर 1 डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चेंज होगा तो 1 केल्विन केल्विन वाली स्केल में चेंज हो जाएगा। तो वही से यहाँ पे 1 डिग्री भी लिख रहे हैं हम या 1 केल्विन भी लिख रहे हैं। अच्छा, फिर से देखो, डिग्री सेल्सियस वाली स्केल है, राइट? यहाँ पे 0 से 100 दो स्पेसिफिक, दो फिक्स पॉइंट लिए थे। 0 डिग्री होता है फ्रीजिंग पॉइंट और 100 डिग्री होता है बॉइलिंग पॉइंट। कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? चेंज कितना हुआ 0 से 100? तो मैं बोलूंगा चेंज हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। बट केल्विन स्केल में ये 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को हम क्या लिखते थे? 273.15 केल्विन। और यहाँ पे क्या लिखते थे? 373.15 केल्विन। डिग्री सेल्सियस वाले में कितना चेंज हुआ? 0 से 100 मतलब 100 चेंज हुआ। केल्विन स्केल में 273 से 373 कितना चेंज हुआ? पवन, केल्विन में कितना चेंज हो रहा है? 100 केल्विन, राइट? तो हमको ये पता है जब डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री से चेंज होता है तो केल्विन में 100 से, मतलब यहाँ पे 1 डिग्री से चेंज होगा तो केल्विन में भी 1 केल्विन से टेम्परेचर चेंज होगा। तो वही बोल रहे हैं, यहाँ पे 1 डिग्री लिखा है और 1 केल्विन लिखा है ना, मतलब वही है। अगर 1 डिग्री से चेंज हो रहा है तो केल्विन स्केल में 1 केल्विन से चेंज होगा। समझ में आया क्या ये फॉर्मूला? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट होता है। गेटिंग इट? जैसे कुछ वैल्यू है, स्टील है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? 120। और ये किस में मेजर करते हैं? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एस आई यूनिट बता सकते हो क्या? एस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट जूल, बस जूल। फॉर्मूला देखो, एस का यूनिट बोल रहे हैं, एस का एस आई यूनिट। एस के फॉर्मूले में ऊपर क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ना। एस का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। हीट का यूनिट जूल, मास का यूनिट केजी, टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री सेल्सियस, तो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और जूल
पर केजी पर केल्विन। समझ में आ रहा है? तो ये पर केल्विन वाला ये वाला याद रखना है, बट पर डिग्री सेल्सियस भी होगा। तो ये स्टील का क्या होता है, जूल पर केजी पर केल्विन। उसके बाद अगर मैं आयरन का लेता हूं, तो आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 506.5 जूल पर केजी पर केल्विन। इतनी एनर्जी चाहिए 1 किलो आयरन का टेम्परेचर चेंज करने के लिए। वाटर का पता है क्या क्या है? लिक्विड का भी टेम्परेचर चेंज करना है वाटर का 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। वाटर का अगर टेम्परेचर चेंज करना है 1 kg ऑफ वाटर का, तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, 4186। आयरन को 506, स्टील को 120। एक्यूरेट वैल्यू है, दिस इज द एक्यूरेट वैल्यू। ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक जब आप ओपन करोगे, पेज नंबर 126 पे आपको मिलेगा टेबल नंबर 7.3 पे। बहुत सारे सब्सटेंस है, 10 से 15 सब्सटेंस का दिया हुआ है, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा हूं। गेटिंग इट? ये समझ में आ गया क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो रहा है, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर चेंज करना है 1 डिग्री या 1 केल्विन से, तो उसको जो भी हीट सप्लाई करते हैं हम उसको ही बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। ये सॉलिड्स और लिक्विड के लिए है। ये फॉर्मूला जो भी पढ़े हैं ना हम, ये किसके लिए है, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। आधा ही दिख रहा है, आधा मतलब स्क्रीन आधा। कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कंसेप्ट क्या बात कर रहे हैं हम? फॉर्मूला समझ में आया? नोट्स भेज दूंगा तो उसको एक बार पढ़ लेना, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना तुम लोग को? हाँ, तो बस मेरी आवाज क्लियर आ, मेरी आवाज पे थोड़ा सी। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। अब प्रॉब्लम क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड में जो प्रॉब्लम नहीं था, हम इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़े ना वो लिक्विड और सॉलिड का था, अब गैसेस के लिए पढ़ेंगे। तो गैस में जब हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोल रही थी, या व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, याद है क्या किसी को? आइडियल गैस इक्वेशन क्या पढ़े थे हम? पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू आर, और पी वी इज इक्वल टू आर टी अगर एन की वैल्यू 1 रहेगी तो, राइट। आर क्या था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कांस्टेंट और इक्वल हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं क्या? तो अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे को टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, अगर मेरे को टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ ना, तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। किसमें? गैसेस में। सॉलिड और लिक्विड में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा।
बट गैस में क्या होगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाने लगा गैस का प्रेशर भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, या मैं टेम्परेचर कम करने लगा तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम भी। तो यहाँ पे वेरिएबल्स ज़्यादा है जिसकी वजह से हमको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो जब भी गैसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं हम दो बताते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, क्या इंक्रीज करना है हमको, हीट सप्लाई करना है और टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, राइट? यस और नो? तो मैं क्या करूंगा, एक बार वॉल्यूम को मैं फिक्स कर दूंगा, वॉल्यूम को क्या कर दूंगा, फिक्स, कि अब ये चेंज नहीं हो। फिर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर चेंज होगा, बट वॉल्यूम को मैं चेंज नहीं होने दूंगा। तो अगर वॉल्यूम को फिक्स कर दिए तो हम बोलेंगे वो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, वॉल्यूम को चेंज होने नहीं देना है। ऐसे ही जब मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा और अब मैं क्या किया हूँ, प्रेशर को फिक्स कर दिया हूँ, तो अगर मैं प्रेशर को फिक्स कर दिया हूँ अब वॉल्यूम चेंज होगा, क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो अब टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर चेंज होगा, बट वो सॉरी प्रेशर तो फिक्स है बट वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है। तो जो क्वांटिटी फिक्स है वो कांस्टेंट। तो यही से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैसेस में दो होती है, कौन कौन सी, एट कांस्टेंट प्रेशर होती है और एक होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये समझ में आ रहा है क्या क्यों है? दोनों का अमाउंट अलग अलग रहेगा। अगर मेरे को प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर चेंज करना है तो कुछ अलग अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। अगर मेरे को वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को चेंज करना है तो कुछ अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी। दोनों की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। उसका रीजन हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्यों अलग अलग अमाउंट लगता है, बट ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस क्या है। देखो डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखना है। द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इट इज डिनोटेड बाय एस वी। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट रहेगा उसको वी लिखेंगे। Is defined as the quantity of heat absorbed or released for the rise or fall of temperature of unit mass of a gas through 1 Kelvin or 1 degree Celsius when its volume is kept constant। कुछ नहीं है, डेफिनेशन वही है बट टर्म्स थोड़ा सी चेंज हुआ है। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब एसवी क्या है, the quantity of heat absorbed or released for the rise or fall of a temperature of unit mass of a gas through 1 kg when its volume is kept constant। ये चीज ऐड हुई है, बाकी डेफिनेशन वही है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल आ गया है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टू चेंज और टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज। अगर सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर रिलीज करेगा तो टेम्परेचर फॉल होने वाला है। राइज करने के लिए, फॉल करने के लिए कितना टेम्परेचर, 1 डिग्री 1 केल्विन। तो कितनी हीट लगेगी, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। वो चीज कौन सी है, यूनिट मास ऑफ अ गैस बोल रहे हैं, ये भी है यूनिट मास।
यहाँ पे देखो एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब व्हेन इट्स प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज the quantity of heat absorbed or released for the rise or fall of temperature of unit mass of a gas through 1 Kelvin or 1 degree when its pressure kept constant। कुछ समझाने वाली बात है क्या इसमें? ये दोनों समझ में आ रहा है क्या? प्रिंसिपल वाला पूरा कंसेप्ट वही है जो अभी तक पढ़ रहे थे ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, वही कंसेप्ट है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। बट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर ये दो आ गया। समझ में आ रहा है? ये आगे बढ़ना है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ये डेफिनेशन समझ रही है कि दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, एक कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर इंक्रीज करना है। यूनिट मास है। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, हमको इसको मॉडिफाई करना है। वी डोंट वी डोंट वांट यूनिट मास। यूनिट मास नहीं चाहिए क्योंकि गैसेस को जो हम मेजर करते हैं ना, गैस को हम कभी भी केजी में नहीं मेजर करते हैं। गैस को हम नंबर ऑफ मोल में मेजर करते हैं। किस में मेजर कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल। 1 मोल ऑफ गैस है, 2 मोल ऑफ गैस है, 3 मोल ऑफ गैस है, बट ये केजी लिखा है मतलब मास। गेटिंग इट? तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल बोलता हूं तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब n इज इक्वल टू m अपॉन एम नॉट। तो m क्या हो जाएगा? n इंटू एम नॉट। तो n इज इक्वल टू एम नॉट होगा किसके लिए? फॉर n इज इक्वल टू 1। 1 मोल ऑफ गैस रहेगा तो मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कितना है? ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16? पक्का? ऑक्सीजन O2 है, O2 है तो 16 ही रहेगा या 32 हो जाएगा? कितना रहेगा? 32 हो जाएगा। ये है मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट बोलो या मॉलिक्यूलर मास बोलो। और मॉलिक्यूलर वेट और मास इक्वल हो जाएगा कब? जब 1 मोल लेंगे। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लिया हूं ना, तो मैं मास कितना लिखूंगा उसका? 32 ग्राम। क्या लिखता हूं मैं? 32 ग्राम हो जाएगा। मास इक्वल हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास के। इसका रिलेशन देखेंगे आगे। पहले तो ये फॉर्मूला है, इसको आगे पढ़ते हैं। पहले एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। अब देखो, अब मेरे को ना 1 मोल ऑफ अ गैस बताना है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मोलार स्पेसिफिक हीट। मोलार जब भी वर्ड आएगा ना, मतलब हम क्या ले रहे हैं?
1 मोल ले रहे हैं, n की वैल्यू 1 है। यहाँ पे प्रिंसिपल आया था, प्रिंसिपल में 1 kg होता है, बट मोलार में 1 मोल होता है। डेफिनेशन वही रहेगी, देखो, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, that is CV, is defined as the quantity of heat absorbed or released for the rise or fall of temperature of 1 mole of the gas through 1 Kelvin or 1 degree Celsius when its volume is kept constant। क्या चेंज हुआ? यहाँ पे 1 मोल ऑफ द गैस लिखा है, इससे पहले यूनिट मास लिखा था। यूनिट मास आ रहा है तो प्रिंसिपल है, 1 मोल आ रहा है तो मोलार है। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रिंसिपल से आपको मोलार करना है, प्रिंसिपल में आप 1 kg लिखते हो, मोलार में आप 1 मोल लिखोगे डेफिनेशन में, बाकी डेफिनेशन वही है। कुछ डाउट है क्या डेफिनेशन में? सेम डेफिनेशन है, वही एक ही डेफिनेशन है, वही को मॉडिफाई कर रहे हैं। गेटिंग इट? अब हमको क्या देखना है? रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब मोलार के लिए मैं क्या लिखता हूँ? C, और अगर मैं Cp लिख रहा हूँ तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस m नॉट या m लिख लेते हैं इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, प्रिंसिपल के लिए S। और एक और फॉर्मूला रहेगा, CV इज इक्वल टू m नॉट SV। ये क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और ये क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर है। ये दोनों रिलेशन, ये स्पेसिफिक हीट, दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़े ना हम, मोलार और प्रिंसिपल। तो मोलार और प्रिंसिपल वाला रिलेशन, मोलार इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी। गेटिंग इट? ये पर मोल के लिए है, ये केजी वाला है, इसमें पर केजी आता है, मतलब मास आता है, और ये मॉलिक्यूलर वेट एम नॉट हो गया। तो ये दोनों का रिलेशन याद रखना है। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? हीट की एक इक्वेशन पढ़ेंगे, हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन क्या है? अगर कोई सब्सटेंस है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1000 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस।
इसका मतलब क्या है? चलो, जूल, अच्छा किसका, किसका यूनिट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, यही रहेगा यूनिट। और अगर मोलार वाला है तो जूल पर मोल पर केल्विन, ये मोलार है। और अगर प्रिंसिपल है तो जूल पर केजी पर डिग्री। समझ में आ रहा है? ये पवन यूनिट पूछा ना, तो ये मोलार वाले के यूनिट में जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन या पर डिग्री। डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और इसकी जगह केल्विन भी हो सकता है, दोनों सही रहेगा। समझ रहे हो? चलो, एक सब्सटेंस है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? 1000 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं वो सब्सटेंस लिया 1 kg का और उसका टेम्परेचर चेंज करना है 1 डिग्री और 1 केल्विन से, तो कितनी हीट देना पड़ेगा? हीट रिक्वायर्ड इज 1000 जूल। समझ में आ रहा है? 1 kg वाला मास है, एक सब्सटेंस का वेट या मास 1 kg है, उसका टेम्परेचर चेंज करना है 1 डिग्री या 1 केल्विन से, तो कितनी हीट दूंगा मैं? 1000 जूल, राइट। तो इक्वेशन क्या लिखोगे? हीट इक्वेशन, हाँ ये पवन लिख लिया है, चैट सेक्शन में बता रहा है ना, वेरी गुड। हीट इक्वेशन मैं लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं Q इज इक्वल टू M डेल्टा T इंटू S, राइट। व्हाट इज Q? यहाँ पे Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, सब्सटेंस कितना एब्जॉर्ब किया है और रिलीज, रिलीज करेगा तो टेम्परेचर 1 डिग्री से गिरेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाएगा। डेल्टा क्यू टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो ये फॉर्मूला है हीट की इक्वेशन का, ये इससे पहले भी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखे हैं। चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? if the temperature of if the temperature of 4 kg mass of a material of specific heat capacity, कितना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? 300 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, राइजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस to 30 डिग्री सेल्सियस। find the heat received, find the heat received by the substance। सब्सटेंस का टेम्परेचर देखो, गिवन क्या क्या है, कौन बताएगा? एक सब्सटेंस है, अरे वाह, अरे वाह, कैलकुलेट भी कर लिए। 4 kg मास का, वेरी गुड पवन, वेरी गुड। मास है उसका 4 kg, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब एस की वैल्यू दिया है, एस इज 300 जूल पर केजी पर डिग्री,
उसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 20 से 30 हो रहा है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर 10 है। 30 माइनस 20, 10 डिग्री सेल्सियस से मेरे को फाइंड आउट करना है कितना हीट उसका वो रिसीव किया है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू, एस की वैल्यू क्या है 300, एम की वैल्यू क्या है 4 और ये 10। तो 300 और 4 1200, 1200 और 10 12,000 जूल। कितनी हीट रिसीव किया वो, 12,000 जूल। ये पवन कुमार सबसे पहले आंसर दिया था, मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ था और वो सॉल्व कर लिया था। वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करना है। गेटिंग इट। अब हो गया हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। तो हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी is the quantity of heat needed to raise or lower the temperature of the whole body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। पूरा होल बॉडी बोल रहा है, यूनिट मास नहीं बोल रहा है, पूरे बॉडी का यही फॉर्मूला, मास इनटू स्पेसिफिक। थर्मल हीट कैपेसिटी कैन बी रिटन एज हीट रिसीव और गिवन एज Q इज इक्वल टू मास इनटू जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे 1 kg वाला नहीं बोल रहा है, अमाउंट ऑफ हीट रिसीव m इंटू स्पेसिफिक। m क्या है, मास है। s क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 किलो वाला नहीं बोल रहे अब। अच्छा ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल करना है। तो चलो, एक सब्सटेंस है, उसका उसका मास है 2.2 kg और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 129 जूल पर केजी पर केल्विन। कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ दिस बॉडी। एक ब्लॉक ले लिए है, किसका ब्लॉक है, गोल्ड का। दिस इज गोल्ड। इसका मास कितना है 2.2 kg और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 129 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसका हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 2.2 इंटू 129 कितना होता है, चलो बताओ। 129 का डबल 258, 258 प्लस 25, 258 प्लस 25.8, तो ये हो जाएगा 8, ये 13, ये 8, 283 होगा ना, 281 होगा, एक बार चेक करो फिर से। 283.8 होगा क्या, सिर्फ 283 होगा, 0.8 भी नहीं रहेगा। ठीक है ठीक है, ये एक बार वेरीफाई कर लेना, हो सकता है मेरा आंसर भी गलत हो। 283.8 आ रहा है क्या, ये मल्टीप्लीकेशन करने पे जो भी आंसर आ रहा है वो लिखो। ओके, नहीं, आई एम रॉन्ग। ओके फाइन, चलेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा सी कैलकुलेशन में हो जाता है कभी कभी गड़बड़, समझा। ये जो भी पढ़े हैं ये पूरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में था। चलो एक क्वेश्चन पूछूं मैं, ब्रेकआउट सेशन। ओके, यही चैप्टर पे है, हीट और टेम्परेचर से ही रिलेटेड है।
देखो स्क्रीन पे आ रहा है, थोड़ा सोचना, 1 मिनट का टाइम है, आंसर देना। अरे वाह, 100% करेक्ट आंसर आ गया, वेरी गुड। अखिलेश और पवन कुमार, ये दोनों एक ही टीम में थे क्या? चलो ठीक है। नो, ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। दोनों का करेक्ट आंसर है, हीट ट्रांसफर कब होगा, कौन से बेसिस पे होता है? बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, मटेरियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ हीट डिफरेंस, मास डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस पे होता है, राइट? गॉट इट? कुछ डाउट नहीं है ना, क्लियर है ना क्वेश्चन? ये एक न्यूमेरिकल और है हीट कैपेसिटी के बेस पे, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सी था वो लैंग्वेज का, थोड़ा सी बस समझ जाना चाहिए क्वेश्चन, ऐसे ही रहती है। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन, ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे एम दिया है और एस दिया है, क्यू फाइंड आउट करने बोला है, हीट कैपेसिटी और थर्मल कुछ नहीं, दोनों। एग्जाम में मोस्टली ना नॉर्मल लैंग्वेज ही रहती है, बट एक दो एक्सेप्शनल केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें लैंग्वेज थोड़ा सी टफ होती है, एमसीक्यूज के। हाँ, 29 का डबल 58 सही है, 58 जूल पर डिग्री सेल्सियस। चलो तुम लोग को ये हीट वाला पार्ट आ गया। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो कैलोरीमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? कैलोरीमीटर या कैलोरीमेट्री बोलते हैं, कैलोरीमीटर बोलते हैं। कैलोरीमीटर में क्या होता है, हीट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं पता है क्या? टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस कौन सी है? टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, वेरी गुड, थर्मोमीटर है। तो हीट मेजरिंग डिवाइस कौन सी है? हीट मेजरिंग डिवाइस, दिस इज योर हीट मेजरिंग डिवाइस। समझ में आ गया? एक डिवाइस होती है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। बट टेम्परेचर और हीट सेम नहीं होता है, तो हीट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं हम उसको कैलोरीमीटर बोलते हैं। तो कैलोरीमीटर में होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो कैलोरीमीटर इज अ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, ये एक एक्सपेरिमेंट के जरिए क्या कर रहे हैं, हम हीट मेजर कर रहे हैं। हीट मेजर करने वाली डिवाइस है, बट वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ये टेम्परेचर मेजरिंग थर्मामीटर से डायरेक्ट रीडिंग आ जाती है ना, यस और नो? थर्मामीटर ऐसा डाले, मर्क्यूरी लेवल कहाँ तक राइज हो गया, या तो आजकल डिजिटल आ गया है, डायरेक्ट रीडिंग बता देता है। बट कैलोरीमीटर डायरेक्ट रीडिंग नहीं बताता है। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है इसमें, ये दिख रहे हो कैलोरीमीटर वेसल, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये जो अंदर जिसमें पानी दिख रहा है वो है सिलेंड्रिकल वेसल, राइट? उसमें एक स्टीरर है, स्टीरर का मतलब क्या होता है, जिससे हम मिक्स करते हैं। खाना पकाते टाइम ऐसे चम्मच चलाते हैं ना, तो स्टिर कर रहे हैं हम, स्टिर कर रहे हैं मतलब हम मिक्स कर रहे हैं, राइट? तो स्टिरर से का काम क्या होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है या कोई भी मटेरियल का हो सकता है, तो एक स्टिरर है। और एक लिड है, इंसुलेटिंग लिड मतलब ढक्कन। ढक्कन इज मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब हीट अंदर से बाहर नहीं जाएगी, बाहर से अंदर नहीं आएगी।
ये इंसुलेटिंग लिड मतलब एक ढक्कन लगा दिए, ढक्कन में 2 होल कर दिए होंगे, एक में स्टीरर होगा, एक में थर्मोमीटर होगा, और ये स्टीरर से हम वाटर को मिक्स करेंगे, थर्मामीटर से वाटर का टेम्परेचर मेजर करेंगे, और इसको पूरा कवर कर देंगे इंसुलेटिंग लिड से। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे हम, एक सब्सटेंस लेते हैं ए, क्या लिए, एक सब्सटेंस ए, इसका क्या करना है हमको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है। सैंपल ए, एक सैंपल लिए या एक सब्सटेंस लिए ए, इसका हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका मास मेजर कर लूँगा। मैं इसका मास लिख लिया हूँ m1। m1 क्या है, सैंपल का मास है। उसके बाद क्या किया, ये सब्सटेंस को मैं हीट किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, और इसको ना मैं ये पानी में डुबा दिया और ये कवर कर दिया। तो ये सब्सटेंस की हीट वाटर में ट्रांसफर हो जाएगी क्या, है ना। ये क्या किया, मैं एक सपोज ब्लॉक ले लिया, इसको खूब ज़्यादा हीट किया, और ये ब्लॉक को मैं उठा के इसमें डाल दिया। तो अब इसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट। ये समझ रहा है, कुछ कैलकुलेशन करना है हमको। यहाँ पे देखो, तुमको कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है, एक इमेज दिख रही होगी। m1 क्या है, मास ऑफ द सैंपल ए, सैंपल ए का मास है। m2 क्या है, मास ऑफ द कैलोरीमीटर एंड स्टीरर। ये जो अंदर कैलोरीमीटर है, कैलोरीमेट्रिक वेसल है, कैलोरीमीटर और ये स्टीरर, इसका क्या किए, मास मेजर कर लिए। m3 क्या है, मास ऑफ द वाटर इन द कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में कितना वाटर लिया है उसका मास। स्क्रीन ब्लाइंड हो गया था। ये डायग्राम समझा है क्या, ये डायग्राम समझ रहे, कि इसमें कैलोरीमेट्रिक वेसल है, कैलोरीमीटर वेसल है जिसमें पानी भरे है, एक स्टीरर है जिससे हम मिक्स करने वाले हैं, एक इंसुलेटिंग लिड है, ऊपर ढक्कन है, ना हीट अंदर से बाहर जाएगी ना हीट बाहर से अंदर आएगी, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करेंगे, इंसुलेटिंग जैकेट है, ये पूरा कवर किया है, ये एयर का इंसुलेशन है, ये सब समझ में आ रहा है, राइट। उसके बाद क्या किया, मैं एक ब्लॉक लिया, ये ब्लॉक को मैं हीट किया, ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर करने पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसको मैं उठा के ये पानी में डाल दिया। तो जब मैं इसको पानी में डालूंगा, तो अब पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, राइट। और ये बोल सकते हैं क्या, थोड़ी देर तक डुबा के रखेंगे तो इसका टेम्परेचर, ये जो सब्सटेंस डाला था और वाटर का टेम्परेचर सेम होने वाला है। हाँ, बस बस इतना समझ में आ रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब सब खेल ये है, m1 है सैंपल का मास, m2 है कैलोरीमीटर और स्टीरर का मास, m3 है वाटर जो लिए थे उसका मास, s1 क्या है, जो सब्सटेंस, जो सैंपल ए लिए थे उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, s2 क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल, मतलब कैलोरीमीटर के मटेरियल के स्पेसिफिक, s3 क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तीन सब्सटेंस है, वाटर है, कैलोरीमीटर है और सैंपल ए है। इसका मास है वाटर का m3, इसका है m2, इसका है m1,
इसका स्पेसिफिक है S1, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S3। T1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सैंपल। सैंपल को हीट करने से पहले टेम्परेचर था T1, बाद में हो गया T। जब पानी में डुबा दिए, पानी में डुबाने के बाद जो टेम्परेचर रहेगा वो सबका सेम रहेगा, वो रहेगा T। T2 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर एंड स्टीरर। कैलोरीमीटर का टेम्परेचर है T2। गेटिंग इट? तो हीट का फॉर्मूला क्या है? मैं लिखता हूं हीट लॉस्ट बाय सैंपल ए, दैट इज Q1 इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। सैंपल बोल रहे हैं तो इसका स्पेसिफिक S1 मास और डेल्टा टी मतलब इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सैंपल क्या था? T1 माइनस टी रहेगा क्या, या T माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस। ये हीट लॉस किया है, कौन हीट लॉस किया है? सैंपल ए। वाटर हीट गेन किया क्या? या पहले कैलोरी मीटर लिख लेते हैं। हीट गेन बाय कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि गरम गरम वो ब्लॉक डाले हैं। तो हीट गेन बाय कैलोरी मीटर Q2 S2M2 डेल्टा टी, है ना, यही रहेगा ना, समझ रहे क्या? S2 स्पेसिफिक, M2 मास, फाइनल T माइनस T2 इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर का इनिशियल टेम्परेचर T2 था, फाइनल सब का टेम्परेचर T हो गया। तो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ ये? ऐसे ही वाटर भी हीट गेन करेगा, हीट गेन बाय वाटर Q3 S3 M3 T माइनस T2। T2 मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर था कैलोरीमीटर का वही वाटर का भी टेम्परेचर था ना। तो ये हीट दोनों गेन कैसे किए? अच्छा, हम ये बोल सकते हैं कि जितनी हीट ये लॉस किया है, अगर ये 1000 जूल हीट लॉस किया है, इसकी अगर हीट है 700 जूल, तो वाटर कितनी हीट गेन किया रहेगा? क्योंकि सैंपल को जो हीट लॉस किया, जो ठंडा कर दिए, तो ये 1000 जूल हीट लॉस किया। उसमें से कैलोरी मीटर 700, तो बाकी 300 ये। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 लिखेंगे। हम बोल रहे हैं हीट ना रिलीज हुई है सिस्टम के बाहर, ना एब्जॉर्ब किया है बाहर। तो Q1 क्या है? S1M1 Q1 is equal to Q2 plus Q3 S1M1 T minus T1 S2M2 T minus T2 plus S3M3 T minus T3। गेटिंग इट? तो अगर मेरे को S1 फाइंड आउट करना है, सैंपल का स्पेसिफिक हीट, तो S1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S2M2 T माइनस T2 प्लस S3M3 T माइनस T3 द होल डिवाइडेड बाय M1 T माइनस T1। ये जो M1 है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? समझा क्या ये? ओके, तो आज क्या क्या पढ़ लिए हम? आज हम सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़े और कैलोरी मीटर पढ़े, या कैलोरीमेट्री बोलोगे।
अभी कल पढ़ लेंगे चेंज ऑफ स्टेट। होमवर्क आज कुछ है नहीं, कल ट्राई करो। होमवर्क अभी क्या दूं, अभी आज के लिए होमवर्क कुछ है नहीं। अच्छा, होमवर्क मैं ग्रुप पे डाला हूँ, आप ग्रुप पे देखोगे तो होमवर्क मिलेगा ये वीक का। होमवर्क इज पोस्टेड ऑन ग्रुप, ग्रुप पे पोस्ट किया हूँ। हाँ, असाइनमेंट असाइनमेंट है, वो कर लो आज। चलो आज के लिए इतना ही, अब मेरा 12 का लेक्चर है, वो देर हो जाएगी। चलो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।